जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोराई क्लासेज में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथमेटिक्स के टॉप 15 क्वेश्चन। और ये टॉप 15 क्वेश्चन कुछ ऐसे होने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे चैनल का नाम है स्कोराई क्लासेज, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं या पढ़ने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट सामग्री होती है वो आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे और वहाँ पे आप जाओगे प्ले लिस्ट वाइज सेशन में, तो जैसे आप प्ले लिस्ट वाइज सेशन में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। तो जैसे ही आप उस ओके करोगे तो वहाँ पर मैंने आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं टॉप 10, प्रत्येक चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन कराए हैं। और उसमें से कुछ एडवांस चैप्टर के क्वेश्चन रह गए हैं, उनको भी मैं करा दूंगा। तो उनको आप देखना चाहते हो तो उस प्ले लिस्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। तो पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितना मिनट लगेंगे, तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट तरीका होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टैंक ए और ये है टैंक बी। तो एक टैंक कितने मिनट का समय लेता है, 80 मिनट का समय लेता है। और टैंक बी कितने मिनट का समय लेता है, टैंक बी लेता है 40 मिनट का समय। तो अब उनका वो एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे उसकी एफिशिएंसी का अनुपात कितना आएगा, ये आ जाएगा एफिशिएंसी एक आ जाएगी टैंक ए की और टैंक बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। तो इन दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो टैंक की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 80 यूनिट है, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की 3 यूनिट। तो इसे जैसे ही इसमें 3 का भाग देते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्टली दे रखा है। तो यदि आप इसको एग्जाम में ऐसे नहीं करना चाहते तो और किस प्रकार से कर सकते हो, ये हो जाएगा पहला तरीका और बेसिक तरीका। तो इसको आप यदि सेकंड मेथड से करना चाहते हो तो कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूं। तो हमें दे रखा है पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। तो ए और बी दोनों खोल दिए जाए तो वह कितने मिनट में भरेंगे। तो ए और बी यदि दोनों खोल दिए जाए तो उस टैंक को कितने मिनट में भरेंगे। तो वो होता है यहाँ पे उनकी जो मिनट का समय दे रखा है वो दे रखा है पहले का 80, हम लिखेंगे 80 गुणा 40, पहले उनका मल्टीप्लाई करते हैं, वो नीचे क्या करते हैं उनका योग करते हैं। जी यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे 80 प्लस 40, नीचे क्या लिखेंगे 80 प्लस 40। तो अब इनको कर लेंगे तो ये आ जाएगा 80 इंटू 40, और 80 प्लस 40 कितना होता है 120। तो 40 से 120 कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 80/3। क्या आ गया 80/3। तो यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे क्या आता है 80/3 और यहाँ पे क्या है 80/3। तो ए और बी को एक साथ खोल देते हैं तो वे कितने मिनट में टैंक को भरेंगे। तो ऐसा ही यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इस मेथड से, सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, क्योंकि पहले मेथड में आपको थोड़ा समय लग सकता है। आपको पहले मेथड में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आपको इनका एलसीएम यदि नॉर्मल सा आ गया तो आपसे कम से कम 25 से 30 सेकंड लगने वाली है इस क्वेश्चन में। लेकिन आप इसी क्वेश्चन को यदि आप सेकंड मेथड से करोगे तो मात्र 10 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अभी तक यदि आपने यह वीडियो शेयर नहीं किए उन दोस्तों के साथ जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 9 गुनी हो जाती है तो इसकी परिधि पिछली परिधि की कितनी गुनी हो जाएगी। तो आपको पता होगी वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। ये क्या होता है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 क्या है कांस्टेंट है और पाई क्या है कांस्टेंट। तो ये जो परिधि है वो किसके समानुपाती हो जाएगी, परिधि समानुपाती हो जाएगी त्रिज्या के। किसके, परिधि समानुपाती हो जाएगी किसके, त्रिज्या के। परिधि किसके समानुपाती हो जाएगी, त्रिज्या के समानुपाती हो जाएगी। यदि हम त्रिज्या को 9 गुना कर रहे हैं, यदि हम त्रिज्या को 9 गुना करें तो परिधि कितनी हो जाएगी, तो परिधि भी 9 गुनी हो जाएगी। तो परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, परिधि 9 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक 2100 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। सेक 2100 डिग्री का मान ज्ञात करना है हमें। तो आपको पता होगी सेक 2100 डिग्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक 2100 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आपको पता होगी ये क्या होते हैं, ये होते हैं 4/4 होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑल होते हैं, ऑल का मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सभी पॉजिटिव होते हैं पहले चतुर्थांश में। ये क्या होता है पहला चतुर्थांश, ये होता है दूसरा चतुर्थांश, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। तो पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में क्या होता है,
दूसरे में होता है साइन और कोसेक, साइन और कोसेक होते हैं। तीसरे में कौन कौन होता है, तीसरे में होता है टेन और कॉट, और चौथे में कौन कौन होता है, तो चौथे में होता है कॉस, तो चौथे में होता है कॉस और सेक। कौन कौन से, कॉस और सेक, कॉस और सेक होते हैं चौथे चतुर्थांश में पॉजिटिव। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 2100 को क्या लिख सकते हैं, 2100 को लिख सकते हैं 360, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270, ये 360। 360 के बाद वो रिपीटेशन हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2100 को 360, 360 गुणा 5, 360 गुणा 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 डिग्री, और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 300 डिग्री, प्लस 300 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 360 के बाद प्रत्येक रिपीटेशन हो जाता है, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक 300 डिग्री। कितना हो जाएगा, सेक 300 डिग्री हो जाएगा, सेक 300 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री वाली जो यहाँ पे, इसको पेन के कलर को चेंज करके आपको बता देता हूँ। ये जो 90 डिग्री के 90 डिग्री वाली लाइन होती है, ये क्या होती है, चेंजेबल लाइन होती है। और ये 180 डिग्री लाइन होती है, ये अनचेंजेबल लाइन होती है, यानी कि जो मान होता है वो चेंज नहीं होता है। तो 300 को डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेक 300 को क्या लिख सकते हैं, सेक 300 को लिख सकते हैं हम 270, 270 प्लस 30, 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 270 प्लस 30 ये किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और इसमें सेक क्या होता है, इसमें सेक होता है पॉजिटिव, इसमें सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। तो ये चेंजेबल लाइन भी होती है, 90 डिग्री बारी यहाँ 90 डिग्री पे आ जाए, 270 पे आ जाए, तो ये क्या होती है, चेंजेबल लाइन होती है। तो सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा। सेक किस में बदल जाएगा, तो सेक बदल जाएगा कोसेक में। तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, सेक किस में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा। कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2। कोसेक 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है, 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन तो याद होंगे, जैसे कि सेक 30, कॉस 30 या साइन 30, टेन 30, ये इनके मान तो आपको याद होंगे। टेन 45 इनके मान आपको याद नहीं है, तो इनके मान को याद जरूर कर लेना, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.03 और 0.27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात हम कैसे करते हैं, जब हमसे मध्यानुपाती पूछता है तो हमें 2 संख्या देता है, पहली संख्या ए होती है और दूसरी संख्या क्या होती है, बी। तो पहली संख्या ए होती है और दूसरी संख्या बी होती है, तो हमसे मध्यानुपाती पूछता है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, अंडर रूट में ए इंटू बी। अंडर रूट में क्या होता है, ए इंटू बी, अंडर रूट में ए इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 0.03, क्या हो जाएगा 0.03, और बी क्या हो जाएगा इंटू में ये क्या हो जाएगा 0.27, क्या हो जाएगा 0.27 हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं 0.2 हटाता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ से भी 0.2 हटाता हूँ तो नीचे यहाँ पे भी 2 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 क्या होता है 81, 3 इंटू 27 क्या होता है 81, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, नीचे 4 जीरो आ जाएंगे। तो 81 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 9 का, किसका 9 का। और नीचे से क्या आ जाएगा 2 जीरो हट जाएंगे, 4 जीरो है तो 2 जीरो हट जाएंगे वर्गमूल से, और नीचे क्या आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.09। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मध्यानुपाती से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनता है। मध्यानुपाती आपसे पूछ लेगा, या तृतीयानुपाती आपसे पूछ लेगा, या चतुर्थानुपाती आपसे पूछ लेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जरूर जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है इस टॉपिक से, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% बनता है, प्रत्येक साल बनता है, प्रत्येक शिफ्ट में बनता है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जरूर जाना। सो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो या अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 5 अंकीय संख्या 743 PQ 90 द्वारा विभाज्य है, तो 90 से विभाज्य है, तो ये तो हमसे पूछा है Q अपॉन P, तो Q अपॉन P हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता होगी यदि कोई संख्या 90 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और वह संख्या 10 से भी विभाज्य होगी। वह संख्या किससे भी विभाज्य होगी, वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और 10 से भी विभाज्य होगी। और यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। उसकी इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि जो Q की वैल्यू है वो तो 0 होगी ही होगी। Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू तो 0 होगी ही होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और बता देता हूँ, यदि कोई संख्या 90 द्वारा विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी और 10 से भी विभाज्य होगी। और यदि कोई संख्या 10 से विभाज्य है तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, उसकी इकाई अंक 0 होना चाहिए। यदि उसकी इकाई अंक 0 नहीं है तो वह संख्या कभी भी 10 से विभाज्य नहीं हो सकती। तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, Q
क्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हमसे पूछा है क्यू अपॉन पी, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्यू अपॉन पी, हमसे क्या पूछा, क्यू अपॉन पी। तो पी की वैल्यू हमें ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या आ गई 0, क्यू की वैल्यू 0 आ गई। तो 0 में यदि किसी का भी भाग देते हैं, यानी कि कुछ भी आ जाता है पी का मान, तो पी का मान कुछ भी आ जाता है, तो हम यदि 0 में उसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो ये पहला ही प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसमें देख सकते हो हम कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सब अब तक तो हमने थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन किए थे, तो हम थोड़े क्वेश्चनों के जो लेवल है उसको बढ़ाते जाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, एक नाव की धारा के अनुकूल जाने में 22 किलोमीटर प्रति आवर है। तो एक नाव की गति क्या है, 22 किलोमीटर प्रति आवर है धारा के अनुकूल जाने में, यानी कि डाउनवर्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउनवर्ड स्पीड हो जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी डाउनवर्ड स्पीड। और डाउनवर्ड स्पीड क्या होती है, बोट प्लस विंड। क्या होती है, बोट प्लस विंड होती है डाउनवर्ड स्पीड। और हमसे पूछा है धारा की गति कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। धारा क्या होती है, विंड। तो विंड की गति हमसे कितनी दे रखी है, विंड की गति हमें दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। कितनी, 1 किलोमीटर पर आवर दे रखी है विंड की गति। अब हमसे पूछा है 3 घंटे धारा के अनुकूल और 2 घंटे धारा के प्रतिकूल चलने में चलते हुए नाव कुल कितनी दूरी तय कर लेगा। तो नाव कुल कितनी दूरी तय कर लेगा, 3 घंटे धारा के अनुकूल और 2 घंटे धारा के प्रतिकूल। तो अब हमें क्या दे रखा है, विंड की गति दे रखी है और बोट प्लस विंड की गति दे रखी है 22 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की गति कितनी आ जाएगी, बोट की गति आ जाएगी 21 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी, 21 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी बोट की गति। तो धारा के प्रतिकूल चाल अब कितनी हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है, वो होती है अपवर्ड स्ट्रीम। अपवर्ड स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, वो होती है बोट माइनस विंड। क्या होती है, बोट माइनस विंड। तो बोट की गति 21 है और विंड की गति 1 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगी 21 - 1, तो कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो अब हमसे पूछा 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल। अनुकूल क्या होता है, डाउनवर्ड। धारा के अनुकूल चाल कितनी है, उसकी है 22 किलोमीटर पर आवर। तो 3 घंटे तक वह 22 किलोमीटर पर आवर की चाल चलता है, तो कितनी दूरी तय कर लेगा। तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी चाल इंटू समय। चाल कितनी है उसकी 22 किलोमीटर पर आवर, चाल उसकी कितनी है 22 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना है 3 घंटे। समय है 3 घंटे प्लस क्या होता है, अब चलता है 2 घंटे धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल चलता है, तो धारा के प्रतिकूल चाल उसकी कितनी है, वो है 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। दूरी भरा चाल इंटू समय कितना है, समय है 2 घंटे, समय है 2 घंटे। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, 22 तिया कितना होता है 66, 22 तिया 66 प्लस 20 दूनी क्या होता है 40। तो इसको जब जोड़ते हैं तो क्या कितना हो जाता है, ये होता है 106 किलोमीटर। कितना होता है 106 किलोमीटर। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बोट एंड स्ट्रीम से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि हमें बोट प्लस विंड की गति दे दें, या बोट की गति दे दें, या विंड की गति देते, तो हमसे कुछ भी पूछ लें हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। तो 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित हो गए। और एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले, जो वैध मतों का 85% था। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है। तो उस चुनाव में नामांकित कुल मतदाताओं की संख्या हमसे पूछी है। तो मैं मान लेता हूँ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, x है। कितनी है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, x है। कुल मतदाताओं की संख्या x है। लेकिन कुल मतदाता हैं, उनके कितने मतदाताओं ने मतदान किया है, कुल मतदाताओं के 85% मतदाताओं ने मतदान किया है। तो 85% लोगों ने ही क्या डाला है, वोट डाला है। तो यहाँ पे वही क्या हो जाएगा 85% हो जाएगा। लेकिन उसमें से भी क्या होता है, 4% मत हैं वो कैसे हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। तो यानी कि 96% वोट हैं वो क्या होती हैं, वैध होती हैं। 96% वोट क्या होती हैं, वैध होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वैलिड वोट। ये क्या हो जाएगा, टोटल वैलिड वोट हो जाएगा। 96% मत क्या हो गई, वैध हो गई। और एक क्या होता है, एक उम्मीदवार है उसे कितने मत प्राप्त होते हैं, उसे होते हैं 6,936 मत प्राप्त होते हैं, जो क्या है, जो वैध मतों का 85% है, जो वैध मतों का 85% है। तो वैध मत कितने हैं, वैध मत हो जाएंगे, ये हम क्या निकालें, टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट क्या है, वैध मत। तो इनका क्या है, इनका कितना हो जाएगा 85%। इसका 85% है, क्या इसका 85% है, जो कितना है वो है 6,936। कितना है
6,936 हो जाएगा इन टोटल बैलेंस वोट का 85%। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पहले लाइनर में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत से बच्चे इसमें पता नहीं क्या गलती कर देते हैं, जैसे ही क्वेश्चन उनसे गलत हो जाता है। लेकिन ये एक लाइन में होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। सो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 5 से काटते हैं। 5 से कितनी बार? 5 से 17 बार। 5 से कितनी बार है? 20 बार। 5 से 20 बार। इसी प्रकार 5 से 17 बार और 5 से कितनी बार? 5 से 20 बार। अब इसको 4 से काटते हैं। 4 से 25 बार। 4 से कितनी बार? 4 से 24 बार। अब 17 से काट लेते हैं इसको। तो 17 चौक कितना होता है? 68। 17 से इसको काटेंगे, 17 चौक 68। तो यहाँ से इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 17 से 17 चौक 68, तो कितने बच जाएगा? 1। तो जीरो यहाँ पे लगेगा। 17 8 क्या होता है? 136। तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 408 बार चला जाएगा। तो 17 से एक बार वो काटते हैं इसको, तो 17 दूनी कितना होता है? यहाँ पे इसको काटते हैं तो 17 दूनी क्या होता है? 34। कितना बचेगा? 6। तो 17 चौक कितना होता है? 68। तो ये 24 बार कट जाएगा। तो 24 50, 24 से कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 20 इंटू 25 इंटू 20। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 10,000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मतदान से संबंधित क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर अब 8 को देख लेते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिट्टी के तेल की कीमत 48 रुपये प्रति लीटर और स्प्रिट की कीमत 30 रुपये प्रति लीटर है। तो मिट्टी के तेल और स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 60 रुपये प्रति लीटर बेचने पर 50% का लाभ हो जाए। तो 60 रुपये प्रति लीटर बेचने पर किसका लाभ होता है? तो 150% का लाभ होता है। तो 100% ये मानी कि ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये 60 रुपये है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगी 150% की। किसकी? 150% की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? हमेशा 100% होता है और 100% पे यदि उससे 50% का लाभ हो रहा है तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? 150% की वैल्यू हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 60 अपॉन में क्या हो जाएगा? 150। ये हो जाएगी 1% की वैल्यू। तो यहाँ पे भी मैं 100 को मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे भी 100 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगी 100% की वैल्यू। तो 50 से 3 बार और 50 से कितनी बार है? 2 बार। 3 से 60 कितनी बार? 2 बार। तो 20 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 40। यहाँ पे अब इसको हटा लेते हैं। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 40, क्योंकि हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। उसमें हम क्या लेते हैं? हमेशा 100% लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये है मिट्टी के तेल की कीमत, ये है मिट्टी के तेल की कीमत और ये स्प्रिट के तेल की कीमत। वो कितनी है? मिट्टी के तेल की कीमत है 48 रुपये प्रति लीटर और स्प्रिट के तेल की लीटर की कीमत कितनी है? 30 रुपये प्रति लीटर। 30 रुपये प्रति लीटर। अब इस पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं। और इनके मिश्रण को किस कीमत पर बेचा जाता है? वो बेचा जाता है 40 रुपये प्रति लीटर, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था। किस कीमत पर बेचा जाता है? तो 40 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बेचा जाता है। तो अब इनका एलिगेशन से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 48 में से 40 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस यहाँ से अब 2 से और काट लेते हैं तो कितनी बार? ये आ जाएगा 5:4। कितना आ जाएगा? 5:4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? तो इनको मिलाया जाना चाहिए 5:4 में। कितने में? 5:4 में इनको मिलाया जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर अब 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। हालांकि अगर इसकी गति 90 किलोमीटर पर आवर है तो यह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। किससे पहुंचती है? 5 मिनट देरी से पहुंचती है। 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने के लिए सही समय ज्ञात कीजिए। तो अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने के लिए सही समय हमें ज्ञात करना है। तो यानी कि कोई रेलगाड़ी है, वह पहले कितनी स्पीड से चलती है? वह चलती है पहले 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बाद में कितनी की स्पीड से चलती है? बाद में चलती है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये क्या हो जाएगा? उनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा। उनकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? तो इनको किससे काट लेते हैं? 18 से काट लेते हैं। तो ये 18 से कट रहा है। 18 चौक कितना होता है? 72 और 18 पंजे कितना होता है? 90। तो ये हो जाएगा इनकी स्पीड का रेशियो। इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि
जो स्पीड का रेशियो होता है उसका विपरीत किसका रेशियो होता है, वो समय का रेशियो होता है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। कितना हो गया, 5:4। यानी कि पहले उसे यदि 5 यूनिट का समय लग रहा था तो अब उसे कितनी यूनिट का समय लग रहा है, अब उसे 4 यूनिट का समय लग रहा है। तो इनमें अंतर कितनी यूनिट का हो जाएगा, इनमें अंतर हो जाएगा 1 यूनिट का। किसका, 1 यूनिट का इनमें अंतर हो जाएगा। और समय में कितनी मिनट का अंतर हो जाएगा, तो वह पहले भी देरी से पहुंच रहा था, अब भी 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो इनको हम घटा लेंगे। यदि आपको दे रखा है देरी देरी, तो इनको घटा लेंगे। यदि आप यहाँ पर देता 15 मिनट पहले पहुंच रहा है और यहाँ पे 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो जब इनको क्या करते, इनको जब जोड़ लेते तो हमें जब एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसे पहले पहले दिखाई देता तो भी इनको घटा लेते, धीरे धीरे दिखाई दे रहा है तो भी इनको घटा लेंगे। यहाँ पे देता पहले और देरी तो इनको जोड़ लेते, यहाँ पे देता यहाँ पे पहले और यहाँ पे देरी तो भी इनको जोड़ लेते। अब क्या करेंगे, इनको घटा लेंगे। अब इनको घटा लेंगे तो 15 में से 5 जाएगा तो 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 मिनट के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 मिनट के बराबर हो जाएगी। तो यानी कि पहले उसे 50 मिनट का समय लग रहा था, पहले उसे 50 मिनट का समय लग रहा था, तो यहाँ पे उसे अब कितना समय लग रहा है, यहाँ पे उसे 40 मिनट का समय लग रहा है। यानी कि पहले उसे 50 मिनट का समय लग रहा था तो अब उसे 40 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन जब वह 50 मिनट में पहुंचता है, लेकिन पहले जब वह 50 मिनट में पहुंचता है तो वह 15 मिनट देरी से था, 15 मिनट देरी से था। तो सही समय क्या होगा उसके पहुंचने का, यानी कि 15 मिनट कोई जो है लेट पहुंच रहा है, तो सही समय क्या होगा उसका, तो सही समय होगा, यहाँ से यदि मैं सही समय निकालता हूँ तो 15 में 50 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 35 मिनट आ जाएगा। कितना, 35 मिनट आ जाएगा। यानी कि वह यदि 35 मिनट में पहुंचता तो वह सही समय पर पहुंच जाता। यानी कि यदि मैं यहाँ से भी इसका आंसर निकालूं तो यहाँ से वह जब वह 90 की स्पीड से जाता है, तो 90 की स्पीड से जाता है तो कितनी मिनट में पहुंचता है, 40 मिनट में पहुंचता है। और कितनी मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से। तो 40 में से यदि मैं 5 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 35 मिनट। तो यहाँ से भी 35 मिनट, यहाँ से भी 35 मिनट, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर अब 10 हो जाएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, संख्या पी 150 से 15% अधिक है। तो संख्या पी 150 से कितनी है, 15% अधिक है। और यदि यदि के पी से 15% कम है, यदि पी के क्या है, पी से 15% कम है, तो के किसके बराबर है, तो के किसके बराबर है यह हमसे पूछा है। तो संख्या पी क्या है, संख्या पी हो जाएगी 150 से 15% अधिक। तो संख्या पी किसके बराबर हो जाएगी, पी हो जाएगी 150 से 15% अधिक, यानी कि 115% हो जाएगा, 115% हो जाएगा, 115% हो जाएगा 150 का, संख्या पी का। और लेकिन के क्या है, पी से 15% कम है, तो ये हो जाएगी संख्या पी। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी संख्या पी। ये क्या हो जाएगी, संख्या पी। लेकिन जो के है वो पी से क्या है, 15% कम है। तो 15% कम है तो यानी कि 85% है, 85% है, तो ये क्या हो जाएगी, 85% हो जाएगी। तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, ये संख्या बन जाएगी के, जो पी से क्या है 15% कम है, जो पी से क्या है 15% कम है। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व कर लेंगे, सबसे पहले 50 से कितनी बार, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार। अब 5 से काटेंगे, 5 से कितनी बार, 5 से 20 बार, और 5 से कितनी बार, ये 17 बार। अब 5 से और काटेंगे, 5 से 4 बार, और 5 से कितनी बार, ये 5 दूनी 10, 5 15 30 बार। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8, नीचे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 6, ये क्या हो जाएगा 69 इंटू 17, अपन में क्या आ जाएगा, अपन में आ जाएगा 8, अपन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 नम्मा कितना होता है, तो 17 नम्मा होता है 153। 17 नम्मा 153 हासिल क्या हो जाएगी 15, हासिल क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो अब 17 छिंगी कितना होता है, 17 छिंगी 102, 102 में यदि मैं 15 जोड़ता हूँ 107 और 117 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 117। अपन में क्या आ जाएगी, अपन में 8 आ जाएगी। तो अब 8 का भाग लेते हैं, 8 एकम 8, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ये क्या होता है 8 चौक 32, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 32, 37 में से 32 जाएगा तो 5 बच जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा 53 और 8 छिंगी 48, 8 छिंगी 48 140 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा 140.625, 140.625 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर अब 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि
आप अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि रेलवे के एग्जाम से संबंधित जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो आपको हमारे चैनल पर, या पढ़ने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट सामग्री है वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी और सी का औसत भार कितना है? 55 किग्रा है। सी का भार ए से 10 किग्रा और बी से 5 किग्रा अधिक है। यदि डी का भार सी से 19 किग्रा अधिक है तो ए बी सी का औसत ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी डी का औसत ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या दे रखा है? ए बी सी का औसत दे रखा है 55 किग्रा। तो ए बी सी का औसत हमें दे रखा है 55 किग्रा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। औसत क्या होता है? तो औसत होता है, यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। औसत हमें कितना दे रखा है? 55 दे रखा है। किन संख्या होगा? तीनों संख्या होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। योग कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। संख्या कितनी है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 55 इंटू 3। 55 इंटू 3 कितना होता है? 165, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। कितना? 165 आ जाएगा। तो आपको इसे याद रखना है। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया? 165 के बराबर आ गया। किसके? 165 के बराबर आ गया। क्या? a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ गया? ये आ गया 165 के बराबर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब क्या करते हैं, बहुत से बच्चे इसमें एक गलती करते हैं। वो कैसे करते हैं? सी का बार ए से 10 की गिर आती है, तो ये क्या लिखते हैं? सी माइनस ए कितना आ जाएगा? सी माइनस ए 10। और बी से कितना है? 5 की गिर आती है, तो सी माइनस बी 5 आ जाएगा। डी का भार सी से 19 की गिरा अधिक है। डी का भार सी से कितना अधिक है? 19 की गिरा अधिक है। तो ए बी सी डी का औसत ज्ञात कीजिए। तो बहुत से बच्चे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो यदि आप ऐसे सॉल्व करेंगे, हो तो जाएगा, इस क्वेश्चन से गलत नहीं होगा, एकदम सही हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 3 मिनट का समय चाहिए। इस तरीके से सॉल्व करने के लिए 3 मिनट का समय चाहिए। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इसको उठा लेते हैं। तो यदि आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो घर पर आप इस तरीके से सॉल्व करके देखना, आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे मानेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे ए, हम यहाँ पे चारों संख्याओं को लिख लेंगे। हम यहाँ पे चारों संख्याओं को लिख लेंगे, ए यहाँ पे लिखेंगे, बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, चारों संख्याओं को लिख लेंगे। अब हमें दे रखा है सी का भार ए से 10 की गिरा और बी से 5 की गिरा अधिक है। बी से क्या है? 5 की गिरा अधिक है। तो सी को मान लूंगा एक्स। सी को मैं क्या मान लूंगा? एक्स मान लूंगा। तो यहाँ पे इसका पेन कलर चेंज कर लेते हैं। सी का भार मैं मान लूंगा एक्स। सी का भार कितना है? मैं मान लूंगा सी का भार एक्स है। तो जो सी का भार है वो ए से कितना है? 10 की गिरा अधिक है, यानी कि सी का भार ए से 10 की गिरा अधिक है, यानी कि ए का भार सी से 10 की गिरा कम है। ए का भार सी से 10 की गिरा कम है। तो जो ए आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा एक्स माइनस 10। वो क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 10 आ जाएगा। ऐसे ही जो सी का भार है वो बी से 5 की गिरा अधिक है। तो जो बी है उसका भार बी है, उसका भार सी से कितना है? 5 की गिरा कम हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? 5 की गिरा कम हो जाएगा। तो बी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा एक्स माइनस 5, यानी कि जो सी का भार है वो बी से 5 की गिरा अधिक है। तो जो बी है उसका भार कितना कम हो जाएगा? 5 की गिरा कम हो जाएगा सी से। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 5 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें दे रखा है यदि डी का भार सी से 19 की गिरा अधिक है, तो सी का भार क्या है? एक्स। तो डी का भार कितना आ जाएगा? एक्स प्लस कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 19 कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 19 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे हमें दे रखा है। तो ए प्लस बी प्लस सी हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा? यहाँ से एक्स प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x हो गया। प्लस यहाँ पे क्या है? माइनस के 5 और माइनस के 10 और माइनस के 5, ये क्या हो जाएगा? माइनस के 15। तो ये आ जाएगा इनका योग कितना दे रखा है हमें? योग दे रखा है 165। कितना दे रखा है? 165 दे रखा है। तो 3x के बराबर आ गए, तो ये हो जाएंगे 180। 165 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 60। लेकिन अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें x की वैल्यू सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ में जो d की वैल्यू है उसमें रखना है। तो x की वैल्यू यदि यहाँ पे हम 60 लिखता हूँ, तो d का जो बार है वो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 19, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 79। कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी के बार की तो बार का योग तो हमें पता है, हम क्यों बार बार इनकी गणना करें। तो 165 प्लस 79, 165 प्लस 79, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का बार, ये क्या हो जाएगा? डी का बार। तो इनके ये क्या हो जाएगा? औसत बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग आ गया, जिसकी आएगी संख्या, नीचे आ जाएगी संख्या कितनी है? 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा, इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 13 1 14, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 4 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 4, तो अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 4 6 24 और ये होगा 4 एकम 4, तो क्या आ जाएगा 61 किग्रा आ जाएगा सभी का औसत भार। कितना आ जाएगा 61 किग्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 किग्रा आ जाएगा सभी का औसत भार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ गया तो बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा लोको ट्रेन की दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपये है और मासिक पास का मूल्य कितना है 1125 रुपये है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ तो मैं एक महीने में 30 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत होगी। तो मेरी कितनी बचत होगी, एक दैनिक मूल्य कितना है, एक ट्रेन टिकट का, एक लोकल ट्रेन का दैनिक टिकट का मूल्य कितना है 50 रुपये। कितना है 50 रुपये है दैनिक मूल्य। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैनिक मूल्य, दैनिक प्राइस हो जाएगा 50 रुपये एक दिन का, यानी कि। और मंथली कितना हो जाएगा, तो ये यदि वह दैनिक पास, वह मासिक पास यदि वह नहीं खरीदता है और डेली वह टिकट से यात्रा करता है तो वह उसका जो मूल्य है एक महीने का वो कितना हो जाएगा, तो खर्चा उसका कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1500 रुपये। कितना हो जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा। लेकिन यदि वह मासिक पास खरीद लेता है, लेकिन यदि वह क्या करता है, वह मासिक पास खरीद लेता है, वह मासिक पास खरीद लेता है, वह मासिक पास यदि खरीद लेता है तो वह उसका एक महीने का खर्चा कितना होता है 1125 रुपये। कितना 1125 रुपये खर्चा। तो उसने कितने पे बचा लिए, तो 1500 में से 1125 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 375। कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 15 से, अपॉन में 15 से, इंटू में क्या आ जाएगा 100, इंटू में 100, जीरो से जीरो चले जाएंगे, 15 से 15 दूनी 30 और कितना बचेगा 7, 15 5 75। तो वह कितना बचत कर लेगा, वह 25% की बचत कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कितनी बचत कर लेगा, 25% की बचत कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफी सरल क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि प्रत्येक 1200 रुपये की कीमत वाले 6 दुपट्टे पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। तो प्रभावी छूट हमें ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है यदि प्रत्येक 1200 रुपये की कीमत वाले, तो इससे तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें छूट निकालनी है। तो कि हमें क्या मिल रहा है, तो कि हमें तीन दुपट्टे मुफ्त मिल रहे हैं। तो हमें कितने मिल रहे हैं, 3 दुपट्टे मुफ्त मिल रहे हैं। तो हमें छूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम छूट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हमें कितने दुपट्टे मुफ्त मिल रहे हैं, तो हमें 3 दुपट्टे मुफ्त मिल रहे हैं। टोटल कितने दुपट्टों पर, नीचे क्या होता है टोटल दुपट्टे आते हैं, नीचे क्या आता है टोटल दुपट्टे आते हैं। तो टोटल क्या है 6 + 3 कितने हो जाएंगे 9, 6 + 3 क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ये 3 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 100/3। कितना हो जाएगा 100/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रभावी छूट किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 100/3% के बराबर हो जाएगी प्रभावी छूट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है तो मात्र 10 से 15% बालक इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। और कैसे सोल्व करेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है और एक कर्ण 1 मीटर है और इसका कर्ण कितना है 1 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे एक सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक ट्रायंगल, ये हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। मैं इसका नाम भी दे देता हूँ। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण कितना है 15 डिग्री, इसका एक कोण हो जाएगा 15 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा 65 डिग्री। कितना हो जाएगा 65 नहीं, कितना 75 डिग्री। कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इनका योग भी 90 होना चाहिए। इनका योग भी 90 होना चाहिए। तो 75 + 15 कितने होते हैं 90 होते हैं। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो अब हमसे पूछा है, हमें इसका कर्ण भी दे रखा है, इसका कर्ण दे रखा है 1 मीटर, हमें इसका कर्ण भी दे रखा है 1 मीटर। तो हमसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो एरिया क्या होता है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का एरिया कितना होता है, तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार कितना है BC, आधार क्या है BC। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है AB, ऊंचाई क्या है AB है, ऊंचाई है AB। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है BC की और AB की। हमें BC और AB की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे यदि मैं इसी ट्रायंगल में साइन थीटा का सूत्र लगाता हूँ, यदि मैं साइन सी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर हो जाएगा साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, तो लंब है कितना AB, लंब कितना है AB। अपॉन में क्या हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना है 1 मीटर, कर्ण कितना है 1 मीटर। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, तो AB की वैल्यू हो जाएगी, AB की वैल्यू आ गई कितनी साइन सी। AB की वैल्यू कितनी आ गई साइन 15। कितनी आ गई साइन सी की वैल्यू कितनी है 15। तो ये आ जाएगी 15 डिग्री। साइन सी कितनी आ जाएगी 15 डिग्री, यानी कि AB की वैल्यू कितनी आ गई
ए बी की वैल्यू आ गई sin 15। ऐसे ही यदि हम बी सी की वैल्यू निकालते हैं तो मुझे किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा कॉस का। मुझे किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस का। तो ये क्या हो जाएगा, cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री हो जाएगा। cos बराबर क्या होता है, ये होता है cos बराबर होता है आधार बटे काट। cos बराबर क्या होता है, आधार बटे काट। आधार कितना है, BC। आधार क्या है, BC। अपॉन में क्या हो जाएगा, काट। काट कितना है, 1 मीटर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, तो BC की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू हो जाएगी cos 15। BC की वैल्यू कितनी आ गई, cos 15 हो गई। BC की वैल्यू कितनी होगी, cos 15 हो गई। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। आधार कितना है, आधार है जाए, आधार है BC। BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है cos 15। BC की वैल्यू क्या है, cos 15। BC की वैल्यू cos 15 इंटू में क्या है, इंटू में AB। AB की वैल्यू कितनी है, sin 15। AB की वैल्यू कितनी है, sin 15। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस फॉर्मूला आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा 2 sin A cos A। 2 sin A, 2 sin A cos A। 2 sin A cos A बराबर क्या होता है, sin 2A। क्या होता है, sin 2A होता है। आपने यह फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा यदि आपने मैथ से 11th 12th की है, या आपने मैथ से भी 11th 12th नहीं की, या आपने ट्रिकोनोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर 1/2। नीचे भी यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, साइन को पहले ले आता हूँ। ये हो जाएगा sin 15, हो जाएगा sin 15 cos 15। ये क्या हो जाएगा, sin 15 cos 15 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 sin A cos A। 2 sin A cos A बन गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा 1/4 इंटू में क्या हो जाएगा 2 sin A cos A। 2 sin A cos A किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 sin A cos A किसके बराबर होता है, sin 2A के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा sin 2A। sin 2 इंटू A कितना है, 15 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 1/4। ये क्या हो जाएगा sin 30। ये क्या हो जाएगा sin 30। 15 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 30 डिग्री। ये हो जाएगा sin 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/4। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये क्या हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/8। ये क्या आ गया 1/8 आ गया। ये किस में आया, ये क्योंकि हमें जो कट दे रखा है वो किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो किस में आ जाएगा 1/8 मीटर स्क्वायर। जो एरिया है वो कितना आ गया, 1/8 मीटर स्क्वायर आ गया। ये कितना आ गया एरिया, तो एरिया आ गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एरिया आ गया 1/8 मीटर स्क्वायर। 1/8 मीटर स्क्वायर आ गया। तो हम यदि मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, क्योंकि हमसे एरिया किस में पूछा है, वर्ग सेंटीमीटर में पूछा है। एरिया किस में पूछा है, हमसे सेंटीमीटर में पूछा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। हमें किस में लाना है, एरिया मीटर स्क्वायर में लाना है। तो एक बार और 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से ये 2 बार, और 4 से कितनी बार है, 25 बार। अब 2 से कितनी बार है, 50 बार। तो ये कितना आ जाएगा 25 पंजे 125। कितना आ गया 1250 आ गया। कितना 1250। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। और मैं आपसे वादे के साथ कहता हूँ यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मात्र 8 से 10% बालक इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएगा। सो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2-3 फॉर्मूले यूज हुए हैं। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा साइन सी प्लस कॉस सी, ये फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं। और ये फॉर्मूला यूज है 2 sin A cos A, ये फॉर्मूला भी यूज हुआ है इसमें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। सो क्वेश्चन नंबर 14 यदि आपको समझ में आ गया है, सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है यदि क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया है। सो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी RRB NTPC की तैयारी कर रहा है और अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।